सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई में महामारी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और बिजनेस सेंटर मुंबई, देश के ये दो प्रमुख शहर कोरोना महामारी से मुश्किल में हैं। यहां एक तरफ केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पतालों की हालत बिगड़ने लगी है। न तो बेड के इंतजाम हैं और न ही जरूरी सुविधाएं। निजी अस्पतालों की मनमानी भी जारी है। हालत यह है कि अस्पतालों में भर्ती होना आसान नहीं, और यदि भर्ती हो भी गए तो भारी भरकम खर्च उठा पाना हर किसी के वश में नहीं। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे मंथन। दिल्ली और मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या केंद्र और राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। संकट से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। साथ ही मरीजों को बेड उपलब्ध कराने से लेकर टेस्ट बढ़ाने और रेट कम करने समेत सभी उपायों पर विचार किया गया। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें कोरोना की टेस्टिंग का खर्च आधा करने और अस्पतालों में बेड के चार्ज फिक्स करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाने का ऐलान भी किया गया। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे, और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। बैठक में दिल्ली सरकार के अस्पताल में 1900 बेड, केंद्र सरकार के अस्पताल में 2000 और निजी अस्पताल में 1100 बेड बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बात हुई। साथ ही 500 रेलवे कोच में 16,000 बेड के इंतजाम भी किए जाएंगे। तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। वो आने वाले दिनों में कैसे दिल्ली के अंदर बेड की संख्या बढ़ेगी, कैसे ऑक्सीजन, कैसे वेंटिलेटर की संख्या बढ़ेगी, कैसे टेस्टिंग बढ़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और अभी तक की क्या तैयारी, उस पर भी चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। कुल मरीजों की संख्या 41,000 के पार हो गई है। पिछले 6 दिनों में ही 10,000 नए केस सामने आए हैं। औसतन दिल्ली में रोजाना 1600 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। पहले 10,000 केस 79 दिनों में आए, जबकि अगले 13 दिन में ये संख्या 10,000 से 20,000 हो गई। मरीजों की संख्या 20,000 से 30,000 तक पहुंचने में सिर्फ 8 दिन और 30,000 से 40,000 तक पहुंचने में महज 6 दिन लगे। 31 मई तक दिल्ली में 19,844 केस आए थे, जो अब दोगुने हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय केस में भी 121.71% की वृद्धि हुई है। 31 मार्च तक राजधानी में 10,839 सक्रिय केस थे। अब ये आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में रविवार तक कोरोना के कुल 41,182 मामले सामने आ चुके थे। इनमें 15,823 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में कुल 24,032 सक्रिय मरीज हैं। इनमें 5137 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 20,793 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इस बीच मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच मुंबई में लोकल ट्रेन चलने लगी है। हालांकि इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की अनुमति है। मुंबई में कोरोना के केस बढ़कर 58,000 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,383 नए पॉजिटिव केस की पहचान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।
तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं, ये हालात आम न हो जाए, ये हालात काबू से बाहर न हो जाएं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए आज केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी पहल की है और ये पहल पिछले 2 दिनों से जारी है। अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने दिल्ली को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है और महामारी से निपटने के लिए अब राज्य सरकार पूरे तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता को जाहिर कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, शिवसेना नेता हलीम खान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी और फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता जी। आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। पहला सवाल हम सुधांशु जी से ले रहे हैं। सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने इतनी देरी क्यों की और इसके पीछे क्या वजह रही कि जिस तरीके से गृह मंत्री इतने सक्रिय नजर आए और उन्होंने सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर, राज्य सरकार को साथ में लेकर एक नई तरह की पहल की शुरुआत की है। इससे पहले राज्य सरकार भी दावा कर रही थी कि सारी चीज़ें काबू में हैं और जो है हालात और बेहतर होंगे, बल्कि ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात कहीं बद से बदतर न हो जाएं। तो इतनी देरी क्यों की गई? ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। उपेंद्र जी, अगर देखेंगे तो ये सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में है जी। जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें ये सारे कार्य जो हैं वो राज्यों के हैं और केंद्र का सहयोग होता है। अभी तक ये कोशिश हो रही थी कि दिल्ली सरकार जो है अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए चीजों को ठीक कर लेगी। आपके शो पे पिछले कितने दिनों से मैं एक ही चीज आपके सामने उजागर कर रहा था कि ये समय बातें करने का नहीं है, विज्ञापन देने का नहीं है, टीवी पे अपनी शक्लें दिखाने का नहीं है। ये समय है जब आपको चीजों को पहले से एंटिसिपेट करके उनके लिए उसके प्रावधान करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ पिछले आपने 1 हफ्ते में देखा होगा कि जिस तरीके से सामने चीजें उजागर हुई कि इसमें तैयारी नहीं है, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने तैयारी पूरी नहीं रख रखी, जिन लोगों को बेड चाहिए उनके लिए बेड नहीं है, बेड हैं तो फिर उनके साथ जो और उपकरण चाहिए होते वो नहीं है। लेकिन चलिए, जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इसमें अभी दोषारोपण और किसकी क्या कमियां रही इसकी चर्चा मुझे लगता है अब जब ये हम इस विषम परिस्थिति से निकल पाएंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अब सचेतित हो, क्योंकि जो इस समय कोरोना का प्रकोप है वो इतना भयंकर होता जा रहा है हर गली में। देखिए, पहले क्या होता था, हर एक आदमी सोचता था ये हो रहा है लेकिन किसी और के लिए हो रहा है, मेरे घर तक नहीं आने वाला है। लेकिन अब हर एक के रिश्तेदारी में, जान पहचान में कोई ना कोई हर एक को पता है कि यार मेरे जानने वाला या रिश्तेदारी में देखो ये जो है कोरोना का शिकार हो गया है। और उस शिकार होने के बाद जो उसके दुख और दर्द हैं और कष्ट हैं और जो जीवन के ऊपर कष्ट लग जाता है, उसका खौफ अब सबके दिमाग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक तो नीचे की जो त्राही मची हुई है उससे सब लोगों का चेतना स्वाभाविक है। दूसरी बात है, केंद्र ने अब इसलिए चीजें ली कि केंद्र राज्य सरकार की असमर्थता और राज्य सरकार के जो कमियां हैं वो सामने जब हो गई तो ये हुआ कि अब मिलकर ही लड़ा जाए अपने जितने केंद्र के पास। सुधांशु जी, हम आपके पास लौटेंगे, सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी के पास। संजीव जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब बिग ब्रदर वाला रोल निभाने के लिए अपनी पहल कर दी है और जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और खुद गृह मंत्री आज LNJP हॉस्पिटल का दौरा करने गए, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार ने ये महसूस किया कि अब हालात सरकार की जो क्षमता है, दिल्ली सरकार की जो क्षमता है उससे बाहर जा रहे हैं, केंद्र सरकार से मदद ले लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या आप लोग इस पूरी व्यवस्था को करने में या दिल्ली को संभालने में अपने रिसोर्सेज को नाकाफ़ी पा रहे थे, या ये पहल केंद्र सरकार की ओर से की गई कि आप ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, मिल के इसको संभाला जाए? क्या कुछ हुआ कि इस तरीके से एक नया मैकेनिज्म निकल के आया कि केंद्र को दिल्ली की व्यवस्था के लिए आगे आना पड़ा?
देखिए, मैं इस मैकेनिज्म का स्वागत करता हूं और ये एक सकारात्मक पहल है। सकारात्मक इसलिए चूंकि ये महामारी है और हम सबको अपनी पार्टी सभी चीजों से ऊपर उठ करके प्रयास करने पड़ेंगे। अब देखिए, इस पहल से कुछ फायदे हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि दिल्ली सरकार के टोटल बेड की संख्या 10,000 और केंद्र की जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बेड की संख्या भी 10,000। एमसीडी में 3500 बेड हैं। 10,000 में दिल्ली में हमने 6,000 कोविड के रख दिए थे, लेकिन 10,000 जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल से 800 बेड हमें मिले थे और एमसीडी के अस्पताल से एक भी बेड नहीं मिले थे। लेकिन जो ये इंटरवेंशन हुई उसके बाद ये फायदा हुआ कि हमें केंद्र सरकार के हॉस्पिटल बेड की संख्या बढ़ी, एमसीडी से बेड की संख्या बढ़ी और भी कुछ बेड की व्यवस्था कराएगी। आज मैं बता दूं कि अभी अगर मैं टेस्ट की ही बात करूं तो आज पूरे देश में दिल्ली में लगभग 15,000 पर मिलियन टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है और की तुलना में। लेकिन मैं मानता हूं ये टेस्ट की संख्या और बढ़नी चाहिए, बल्कि मेरा ये निवेदन भी है कि इसका सरकारीकरण क्यों किया जाए, लाइसेंसीकरण क्यों किया जाए, खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। आप मलेरिया का टेस्ट करा सकते हैं, बाकी बीमारियों का टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन इस पे आईसीएमआर का रेस्ट्रिक्शन है। ये रेस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इसको वाइड स्प्रेड खूब होना चाहिए और स्वागत करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में टेस्ट की संख्या को बढ़ाया है। हम भी कह रहे थे कि ये डोर टू डोर होना चाहिए, टेस्ट की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे से हम काम को कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने का वक्त नहीं है। केंद्र सरकार को हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में रहनी चाहिए। दिल्ली शहर की है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में सभी सरकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास जो हम करेंगे तो सकारात्मक हल निकलेगा। मैं कतई नहीं कहता कि दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था बनाई वो इम्पेक्टेबल, तो कोई कमी नहीं रही, कोई भी सरकार कह भी नहीं सकती। अच्छा, ये कहने का संजीव जी एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि जिस तरीके से एक टीवी चैनल पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में फर्श पर लेटे हुए लोग, कुछ डेड बॉडीज, बहुत दर्दनाक मंजर दिखाया गया, उसके बारे में आप आधिकारिक तौर पे हमारे चैनल पर दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि वो चैनल द्वारा दिखाया गया वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और लगभग मुझे लगता है कि उसको करोड़ों करोड़ लोगों ने देखा होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं कतई नहीं कहता कि कहीं कोई कमी नहीं है। जो संज्ञान चाहे आपके चैनल के जरिए आए या बाकी जगह से आए, जो कोई किसी की शिकायत कर, जो चीजें संज्ञान में उस पर कार्रवाई की गई। आपको याद होगा आपकी चैनल पे हम लोग बैठे थे, बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कुछ गड़बड़ियां उसके बारे में आपने बताया, हमने अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जो शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, चाहे वो चैनल के जरिए आए या लोगों की शिकायतों के जरिए आए या किसी भी तरीके से आए, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की। तो मैंने कहा कि मैं कतई दम नहीं भर रहा, कोई कमी नहीं रही। संजीव जी, मेरा एक सीधा सवाल है कि जो एक देश के एक राष्ट्रीय चैनल द्वारा जो विजुअल दिखाए गए कुछ दिन पहले, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि वो सारे दिखाए गए एलएनजेपी हॉस्पिटल के विजुअल जो है वो सही थे या सही नहीं थे? क्योंकि जो है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी का बयान आया था, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। ऐसी स्थिति में मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं कि उस बारे में आप बताएं जो देश के एक राष्ट्रीय चैनल पे, बड़े चैनल पे बहुत विभत्स वीडियो दिखाए गए एलएनजेपी हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, बहुत तरह के वीडियो, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो बाद में पुष्टि भी की गई। कई सारे बड़े चैनल ने कहा भी है कि ये फेक वीडियो था, कोई विदेश से वीडियो आया था। तो तरह तरह के प्रोवोकिंग वीडियो भी जारी किए गए, लेकिन कुछ जो समस्याएं थी वो भी आई और उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उस कार्रवाई की गई। तो हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक किसी पे कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे प्रोवोकिंग वीडियो थे, बहुत सारे फेक वीडियो थे जिसकी सत्यापन आप जैसे चैनल, बहुत से चैनल ने किया भी है। बिल्कुल। सीधे चलते हैं अलका लंबा जी के पास। अलका जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। आज देश के गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी के साथ ये घोषणा की कि रोज 18,000 सिर्फ टेस्ट दिल्ली में किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो मांग थी वो सरकार ने मान ली। अब ये बताएं जी, बताएं। मांग मानी गई है। मांग 15 मार्च को की गई थी कि ये सब चीजें आप गंभीरता से लीजिए, और मार्च के अंत तक राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग बढ़ाइए। 15 मार्च से अप्रैल से मई से 15 जून पर आप जागे तो सही, लेकिन देर से आए हैं, साथ में दुरुस्त भी आए हैं, ये समय बताएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार के अपने डॉक्टर महेश वर्मा की रिपोर्ट को अगर खुद वो सच मानते हैं तो उसके मुताबिक 80,000 बिस्तर चाहिए, 10,000 वेंटिलेटर्स चाहिए आपको, रोजाना लगभग 20,000 टेस्ट होने चाहिए थे। आज जागे हैं देश के गृह मंत्री। कल उन्होंने एलजी और मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाई, आज उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई
क्या ये मीटिंगें मार्च के अंत में, पूरे अप्रैल के महीने में, पूरे मई के महीने में नहीं होनी चाहिए थी? क्या होम मिनिस्टर जून के पहले हफ्ते में बंगाल और बिहार में जनसंपर्क, जनसंवाद, वोटों की अपील कर रहे थे, फुर्सत मिली तो पता लगा अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं पूरे तरीके से, दिल्ली बर्बादी की ओर बढ़ रही है। तब शायद उनकी अंतर आत्मा जागी और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार गृह मंत्री ने रोककर आज मीटिंग बुलाई है और आज ये आश्वासन दिया है। आज वो उठ के पहली बार, मुख्यमंत्री तो अभी भी शायद किसी अस्पताल में नहीं गए हालात को देखने के लिए, लेकिन देश के गृह मंत्री आज जाते हैं दिल्ली सरकार के अस्पताल में। अच्छी बात है, ये एलएनजेपी दिल्ली सरकार का अस्पताल है जहां पर वो कहकर आए सीसीटीवी कैमरे लगाइए, हकीकत आनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का आरएमएल अस्पताल, दिल्ली नगर निगम का कस्तूरबा गांधी और हिंदूराव अस्पताल, उसका भी दौरा उन्हें जरूर करना चाहिए था। तीर्थराम अस्पताल की आज की घटना है, 1 लाख रुपया रखवाया गया, तब आजाद नाम के एक पेशेंट की मदर को एडमिट करके इलाज शुरू किया गया। 500 आप कहते हैं हम दिल्ली को कोच दे देंगे और आपने एक पूरा रेलवे स्टेशन जो है उसको पूरा बंद कर दिया। 500, आपको मालूम है दिल्ली में मौसम बदल रहा है, बारिशें शुरू हो रही हैं। ये काम इन्होंने मुंबई में किया था, 5000 कोच इन्होंने काम में बुक कर दिया, 50 करोड़ खर्च कर दिया। एक पेशेंट, एक क्वारंटाइन आइसोलेशन वाला पेशेंट नहीं आया, 50 करोड़ रुपए और 5000 इनके जो कोच बदले थे वो बर्बाद हो गए। अब ये 500 कितने काम आएंगे? टेस्टिंग में आपको कह रही हूँ, राहुल गांधी जी कहते रहे, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ चीजें हाथ से निकल चुकी है। अब इनके बस का नहीं, आप लिख कर रख लीजिए आज की मेरी स्टेटमेंट को। जब इन्हें मीटिंगें करनी चाहिए थी, जब व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, आज बहुत मीठी मीठी बातें दोनों कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने क्या किया आपने? सिर्फ राजनीति की, प्रचार किया, प्रसार किया, एक दूसरे को कोसा। आज नींद से जागो। अलका जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा देख लेते हैं, रिपोर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों और प्रबंधन के साथ बैठक की और कोरोना मरीजों को लेकर स्थिति की समीक्षा भी की। गृह मंत्री के साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। इलाज में अव्यवस्था की बात सामने आने के बाद वे हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जो सवाल मैं संजीव जी आपसे ले रहा था, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एलएनजेपी हॉस्पिटल के जो विजुअल दिखाए गए थे एक चैनल के द्वारा, उससे देखने वाले हर किसी आदमी के मन में डर व्याप्त हो गया था। और जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली में, देश की राजधानी में जब इस तरह के हालात हो जाएं, तो कम से कम गृह मंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया। इससे कम से कम एक बहुत अच्छी सतर्कता और एक डेटरेंट क्रिएट हुआ होगा सभी हॉस्पिटल में कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री भी किसी हॉस्पिटल में जो है स्टेप इन कर सकता है और देखने के लिए जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर डीके गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कोरोना से लड़ने के तरीकों के बारे में बताते रहे हैं और जागरूक करते रहे हैं। आप ये बताइए कि अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है और जो है कर्व फ्लैटन होने के बजाय कर्व जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब आम आदमी के सामने क्या विकल्प बचे हैं? कैसे उसे अपने को बचाना चाहिए या बचाना होगा? क्योंकि अब संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की घोषणा तो है, लेकिन भारत जैसे देश में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी देर तक लोग पालन कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ट्रेनें भी चल रही हैं, आज जो है फ्लाइटों की कैपेसिटी भी डबल कर दी गई। तो कुल मिलाकर के अब चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब ज़्यादा चुनौती बढ़ गई है, अब जाहिर सी बात है कि उसके हिसाब से सरकार ने आज 18,000 टेस्ट रोज करने का एक टारगेट भी तय कर दिया है। तो आपसे मैं 2 बातें जानना चाहता हूं कि 18,000 टेस्ट करने के बाद चुनौतियां हमारी कितनी बढ़ जाएंगी। दूसरी बात कि जब 1% से कम लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में ये एक मुहिम क्यों नहीं सरकार के द्वारा चलाई जानी चाहिए कि कोरोना में 99% से ज़्यादा लोग, कुछ प्रतिशत मतलब 0.07, 0.08, 0.7% लोगों को ही वेंटिलेटर और जो है सीवियर
इलाज चाहिए। तो ऐसे में एक मुहिम सरकार को क्यों नहीं चलानी चाहिए कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और टेलीमेडिसिन का सहारा लीजिए, जिसका सबसे पहले सूत्रपात आपने हमारे इसी प्रोग्राम हस्तक्षेप के जरिए किया था। तो दो चुनौतियां कि एक कि भाई मेडिकल फैटर्निटी किस दिशा में चले इसको कंट्रोल करने के लिए, और जब 18,000 टेस्ट रोज होने शुरू हो जाएंगे तो चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है। उपेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है इस समय को देखते हुए, करंट सिनेरियो में, क्योंकि अब हमें कोरोना को देखते हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हमें पता लग गया है कि लगभग 70 to 80 इवन 85 और 90% तक लोग ऐसे हैं जो या तो एसिम्टोमेटिक है, इनमें लक्षण नहीं है, या प्री सिम्टोमेटिक है, इनमें लक्षण आने वाले हैं, या बहुत हल्के लक्षण हैं जिनमें हल्की खांसी, जुकाम, हल्का बुखार है और उसके बाद जो मरीज है वो ठीक हो जाता है। तो इन लोगों को हमें बेड की आवश्यकता नहीं है। इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइसोलेशन की, होम आइसोलेशन की पॉलिसी बना रखी है और काफ़ी दिन हो गए उसको निकाले हुए। काफ़ी स्टेट ने फॉलो भी कर लिया, जैसे मुंबई में फॉलो हो रही है, दिल्ली में फॉलो हो रही है। बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग बेड नहीं दे सकते, इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि हर मरीज जिसको सिम्टम नहीं है, जो बहुत हल्का बुखार है, उसको हम भर्ती कर लें। तो इन लोगों को होम आइसोलेशन ही करना पड़ेगा। और मैं फिर बता दूं, हमारी जनसंख्या का 50 से 60% हिस्सा अगले 6, 8, 9 महीने में इन्फेक्ट होगा। उसी के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और कोई वैक्सीन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, और आ भी गया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा नहीं कि हम पूरे 135 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीनेशन करवा सकें। तो सबसे जो इस समय जरूरी बात है कि हमें जो L2 और L3 लेवल के बेड, मतलब L2 मतलब लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स, लेवल 2 जो बेड्स जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा हो, सक्शन की सुविधा हो, और थोड़े जो जिनको हल्का निमोनिया है उन लोगों को मरीजों के रखने की आवश्यकता है। और लेवल 3 जिनमें हमें आईसीयू चाहिए, जिसमें वेंटिलेटर्स हों, बाईपैप हों और सुविधाएं हों जिसमें जरूरत पड़ सकती है हमें, तो ऐसे मरीजों की तो सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पताल हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हमें लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स की व्यवस्था करनी चाहिए। बिकॉज इन्हीं से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 80 से 90% को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो पैरासीटामोल खाना है और घर पे रहना है और बुखार चेक करना है, अगर सांस में तकलीफ होती है तो रिपोर्ट करना है। बाकी जो 10 से 15% लोग हैं इनको भर्ती करने की आवश्यकता है और इन लोगों के लिए हमें बेड अरेंज करने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैंडेमिक जो है इंडिया में एक साथ पूरे शहरों में नहीं फैल रहा है। अभी खास करके जो बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, इनमें फैला हुआ है। धीरे धीरे ये टायर 2 सिटीज में जाएगा, फिर टायर 3 सिटीज में जाएगा, फिर गाँव में जाएगा। तो इस तरह हम अपना रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्लानिंग करती है, क्योंकि अगले 2-3 महीनों में जितने बड़े बड़े टायर 1 सिटीज हैं उनमें पीक आ जाएगी इसकी, और उसके बाद छोटे शहरों में जाएगा। तो इसलिए हमें तब तक सीखने को भी मिल जाएगा और तब तक हमें अपनी पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी देखने को मिल रहा है कि शायद हम लोग पॉलिसी यूनिफॉर्म। जी, मेरा सवाल यह है कि इटली में डॉक्टरों ने एक डिफरेंट मेडिसिन के जरिए कोरोना का इलाज किया है और वो मेडिसिन बहुत आम है, हम लोग सब घरों में रखते हैं। और एक वीडियो भी घूम रहा है बहुत तेज़ी से, आपने भी मैं भी देखा होगा, चूँकि मेरे कई कुलीग्स ने दिखाया, मेरे भी व्हाट्सएप पे आया कि 40,000 पेशेंट्स को इटली में एक दिन के अंदर डिस्चार्ज किया गया। और क्या गया कि जब वहाँ पे जो पोस्टमार्टम किया गया, उनका जो सैंपल एनालिसिस किया गया, ऑटोप्सी जो की गई, उसमें कुल मिलाकर के ये पाया गया कि जो थ्रोम्बोसिस, जो ब्लड थक्का बन जाता था, जो उनकी कैपिलरीज जो बारीक नसें हैं वो जो है उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है कोरोना वायरस के कारण। तो कुल मिलाकर के उनको एस्पिरिन की डोज दी गई और एस्पिरिन की डोज देने के साथ साथ उनको जो है पैरासीटामोल की डोज दी गई। और जो पेशेंट बहुत ही सीरियसली मतलब शो कर रहे थे, सीरियस जिनके सिम्टम दिख रहे थे, वो 24 घंटे के अंदर उनके अंदर बहुत ही चमत्कारिक सुधार हुए। क्या आप इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि अगर किसी में माने ब्लड गाढ़ा हो जाता है, अगर देसी भाषा में कहें, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको एस्पिरिन दी जाती है कि उनका जो है ब्लड जो है गाढ़ा की जगह थोड़ा पतला हो जाए, थिनर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोरोना में जब कोई सीवियरिटी की तरफ बढ़ता है और उसमें इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसमें कुछ सच्चाई है या यूं ही मनगढ़ंत है?
तो उपेंद्र जी, आप जानेंगे कि पिछले 6 महीने में इतने कई सारे वीडियोज आ चुके हैं, कई सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, आइवरमेक्टिन हो, एल्बेंडाजोल हो, तो बहुत सारी दवाइयाँ इसके बारे में आ चुकी हैं। एस्पिरिन हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन हो, तो ये कॉकटेल मेडिसिन है। अभी तक किसी पे इतनी अच्छी स्टडी, प्रूवन स्टडी नहीं हुई है कि हम बता दें कि ये वाली दवाई बिल्कुल इसके अगेंस्ट कारगर है या पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है। तो इसलिए जो इंडिया में भी इलाज हो रहा है, जो हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं अस्पतालों में, रोज इन चीजों से अपडेट रखते हैं और अपना ट्रीटमेंट उसी हिसाब से रिवाइज भी करते रहते हैं। आप मानोगे नहीं, जो करंट दवाइयां चल रही हैं उनमें लगभग सारी अच्छी दवाइयां जो पूरे विश्व में जिनमें थोड़ा सा भी दम है, उन सब को डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं और लगा रहे हैं और थोड़े बहुत रिजल्ट भी आ रहे हैं। बट अभी किसी बात को लेकर पुख्ता रूप से कहना कि इस दवाई से पक्का इसका असर है या इससे बीमारी तुरंत खत्म हो जाएगी, वो ऐसा अभी तक नहीं है। लेकिन ये मल्टीपल दवाइयां, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, आइवरमेक्टिन हो, डिस्प्रिन हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, ये सारी यूज की गई हैं या यूज की जा रही हैं। तो हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक कुछ बड़ी स्टडीज ना आ जाए तब तक इस पर कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आज एक पेशेंट के बारे में मुझे खबर मिली कि उनके मुंह से खून आ गया। वो हमारे जानकार हैं, मेरे जानने वाले हैं। तो किस स्टेज में या किस तरह के मतलब लेवल के बाद पेशेंट के मुंह से खून आने जैसी घटनाएं कोरोना में हो रही हैं? क्योंकि इसमें लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, बहुत लोगों को जानकारी अखबार, पेपर, मीडिया के जरिए मिल रही है, लेकिन इस तरह की बातें, जैसे मैंने इतने शो किए लेकिन मुझे ही जानकारी नहीं थी कि किस स्टेज में कोरोना में मुंह से खून भी आने लगता है, वो क्या सिम्टम है? जी, तो हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो मैं पहले एक बात बताऊंगा कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं या जो दुनिया के विश्व के डॉक्टर्स हैं, वो मरीज को ठीक करते हैं, मरीज की बीमारी को नहीं। मरीज के क्लिनिकल सिम्टम्स कैसे हैं, वो कितना सीरियस है, देखने में कैसा है, उसकी सांस कितनी तेज चल रही है, उसका एक्सरे कितना खराब है, अच्छा है। तो खून आना ये जरूरी नहीं कि कोरोना का बहुत लास्ट सिम्टम हो। कभी कभी क्या होता है, हम बाईपैप लगाते हैं तो उसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है, तब खून आता है। या आपने बोला एस्पिरिन देते हैं या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन देते हैं, कलेक्शन देते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड पतला हो जाता है। तो हल्की खांसी में या हमने कोई बाईपैप लगाया, ऑक्सीजन थोड़ा फ्लो फास्ट दिया, हमने ऑक्सीजन को तेजी से देना पड़ता है, खासकर कोरोना में हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। तो उससे क्या होता है, कैपिलरीज अंदर डैमेज हो जाती हैं। तो उससे कभी कभी बहुत मरीज सीरियस नहीं भी है तब भी खून आ सकता है। लेकिन अगर मरीज सीरियस है, उसका एक्सरे खराब है, ARDS हो गया है, व्हाइट आउट लंग है और फिर खून आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीरियस है कि अंदर उसके जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो रही हैं, ARDS हो रहा है और पेशेंट सीरियस जा रहा है। तो ये दोनों बातें हमें खून आने को देखना पड़ेगा कि मरीज की उस समय कंडीशन कैसी है और टेस्ट कैसे हैं, उसका CT स्कैन कैसा है, उसका एक्सरे कैसा है, उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल में हम कुछ टेस्ट करते हैं, PT वगैरह, तो वो कैसे हैं, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। नहीं, जैसे जो दवाएं दी जा रही हैं डॉक्टर साहब, एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें कि जिस तरीके से नॉर्मल वायरल फीवर में जो दवाएं दी जाती हैं, जाहिर सी बात है कि कमो बेश वही दवाएं दी जा रही हैं। कोई शर्तिया दवा अभी तक मार्केट में नहीं आ पाई है, यह सबको पता है। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कोरोना पेशेंट कन्फर्म्ड आ जाए, तो आप उसे क्या दवा प्रिस्क्राइब करेंगे? तो मैं कहता रहा हूँ आपको, आजकल कॉकटेल ऑफ कोरोना मेडिसिन बोल रहे हैं डॉक्टर्स इसको। मतलब उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एस्पिरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है, आइवरमेक्टिन है, एल्बेंडाजोल है। तो ऐसी इवन विटामिन C है जो सपोर्टिव मेडिसिन है, विटामिन D है। तो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज अभी तक कोई थेरेपी प्रूवन नहीं हुई है कोई भी, तो इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे लिए वो मरीज नहीं, वो एक जान है जिसको हम बचा सकते हैं। तो इसलिए उस जान को बचाने के जो अवेलेबल ड्रग है हमारे पास, जिनमें थोड़ा सा भी दम है किसी स्टडी में कि इस स्टडी में इन मरीजों को फायदा हुआ है इस दवाई से, तो उसका हम उपयोग करते हैं। उसके लिए परमिशन मिलती है, चाहे वो ICMR दे या दूसरे जो FDA है या दूसरी जो भी देश की या किसी भी देश की जो संस्थाएं हैं वो उसको अप्रूव करती हैं। या जो एंटीवायरल ड्रग है, टाइमीफ्लू चल रही है, रेमडेसिविर चल रही है, प्लाज्मा फेरेसिस चल रही है, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें हम प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं। मतलब अगर किसी में साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं जिसको, कि अगर इन्फ्लेमेशन लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा हो गया तो उनके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, साइटोकाइन वगैरह होते हैं, उनका एक तूफान आ जाता है ब्लड के अंदर, इतनी हाई मात्रा में बढ़ जाते हैं, फेरेटिन वगैरह, एमाइलाइज लाइपेल सारे बढ़ जाते हैं।
तो उस के पेशेंट बहुत सीरियस होता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम लोग प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं, जो आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई जगह ट्रायल हुए हैं और कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट इसके भी आए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कंडीशन में जो सीरियस है उसमें रेमडेसिविर जो एक एंटीवायरल ड्रग है, वो प्रूवन ड्रग है, वो हम दे सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल दवाइयां वो मैंने आपको सारी बता दी, वो लंबा चार्ट है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने भी कुछ बहुत सारी दवाइयां बताई हैं, लोग उनका भी उपयोग कर रहे हैं। तो इस समय तो हमें तीर मारने हैं, कौन सा तीर कब लग जाए, किसका सटीक निशाना लग जाए कोरोना पे, उससे हमारी जान बच जाए, हमारे मरीज की जान बच जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहें। सीधे चलते हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हलीम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हलीम जी, जिस तरीके से शिवसेना भी सवालों के घेरे में है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और मुंबई में जिस तरीके से हालात बुरे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और वहाँ पर शर्तिया अगर कोई कोरोना का सीवियर पेशेंट हो गया है तो उसे मरना है, ऐसी स्थिति वहाँ के लोग बता रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में आज जिस तरीके से दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान चेकआउट किया दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ मिलकर के, शिवसेना इस दिशा में अपने कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्यों शिवसेना लगातार सवालों के घेरे में है अरेंजमेंट को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर? अरेंजमेंट की बात की सबसे पहले आपका सबसे पहले जवाब था उद्धव साहब जो कैपेबल नहीं है, हमारे सीएम साहब। जो आपकी रैंकिंग है पूरे इंडिया की 5वें नंबर पे सबसे आगे उद्धव साहब थे, 5 नंबर पे। दूसरी बात रही कोरोना की बात, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र के अंदर हुई है। सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल कोविड के बनाए गए, जो बीकेसी के अंदर मुंबई के अंदर 1000 बेड के, एनएससीआर डोम में 1000, गोरेगांव क्लब के अंदर 1000। तो ये सब चीज़ें जो बनाई गई है, ये पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फास्ट बनाई गई है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है। सेकंड, लेकिन चीज़ आप बोले बेड की बात की, आप बेड नहीं मिल रही है, लेकिन दिल दहला देने वाली खबरें तो महाराष्ट्र से ही आ रही हैं। जलगांव में एक लेडी की लाश 6 दिन तक बाथरूम में सड़ती रही। जिस तरीके से केईएम हॉस्पिटल में 14-14, 15-15 घंटे लोग बाहर वेटिंग में बैठे रहे, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से जो कॉल सेंटर के नंबर दिए गए हैं वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। हलीम जी, मेरा ये सवाल है। जी नहीं, आपका ये सवाल है, पर ये जो आपके एंगल से बता रहे, जो हिसाब से जो कूपर के आपने बोले सबसे ज़्यादा कूपर में लोड है, केम हॉस्पिटल में लोड है, उसका पूरा किया जा रहा है। कभी आप हमारा एग्जिट देखेंगे जो कोरोना के, जो लगभग 50% हमारी रेशियो रिकवरी जो महाराष्ट्र की है जो पेशेंट की, तो रिकवरी हो रही है, तो इसके वजह से हो रहा है। सेकेंड चीज़, अभी जो विरोध है जो उनको करना है, वो मिशन लोटस में लगे, कहीं मिशन लोटस छोड़ के कहीं मिशन कॉर्विड में लगेंगे तो देश का और मुंबई का अच्छा भला होगा। क्योंकि आप माइग्रेंट्स वर्कर का टाइम भी देखिए आपने, कितना प्रॉब्लम हुआ, पर जो माइग्रेंट्स वर्कर यहाँ से गए उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तारीफ की, कोई गलत नहीं बोला। तो इसका मतलब कि सिर्फ हम काम पे लगे हैं, हम इस वक्त राजनीति नहीं करना चाह रहे, पर लोग राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही टारगेट रह चुका है, मुंबई, महाराष्ट्र या दिल्ली, क्योंकि ये 2 सरकार है। क्योंकि ये 2 सरकार का जो काम है, अच्छा काम है, वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। आज मुझे ये बताइए ना, बीजेपी के कौन से लीडर पूरे मुंबई या महाराष्ट्र में कोविड के लिए इन लोग ने इतना आगे कुछ किया? हाँ, अलीबाग में सिर्फ एक बाढ़ आई तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी पहुँच गए। सीधे चलते हैं हलीम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसका जवाब तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, अलका लांबा जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो काम राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा था कि भाई संपूर्ण लॉकडाउन करिए और कोरोना को हल्के में मत लीजिए, और जिस तरीके से शिवसेना के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई में बीजेपी ने क्या किया, आप मानते हैं कि सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आरोप लगा रही हैं कि जो समय पर निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही है? आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी, मैंने कहा, मैं सही बताऊं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता और टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ अलका जी को याद दिलवा देता हूं मैं। आप राहुल जी का कह रहे, राहुल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र की सरकार में हमारी भागीदारी है, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
उन्होंने तो ये कह दिया था, आप अपने आप जहाँ जहाँ राज्य में आपकी सरकार है वहाँ के उनका कार्यकाल देख लीजिए। मैं नहीं कहना चाहता, यहाँ बड़े बड़े बयान देके एक दूसरे को नीचा दिखाना तो बहुत ही आसान है, और मेरे पास तो सबसे ज्यादा तथ्य है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। क्यों मैं महाराष्ट्र, अभी हलीम जी कह रहे हैं, हलीम जी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा केसेस आपके यहाँ है, आप कह रहे हैं हमारे सबसे ज्यादा टेस्ट। स्वाभाविक तौर पे जब आपके यहाँ सबसे ज्यादा केसेस होंगे तो कहीं और टेस्ट ज्यादा होंगे। ऐसे ऐसे कुतर्क देके हम लोग इसकी जो लड़ाई है उसको मुंबई के अंदर आते हैं जो जॉब के लिए खत्म कर दी बात। हम लोग ये कुतर्क तो इसके लिए जो कासिर पर जो केसेस है हम उससे डील कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, हम हमारी जिम्मेदारी बराबर निभा रहे हैं, उसमें हम जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। हमने कभी ये नहीं सोचा वो यूपी से है, कोई मध्य प्रदेश से, पर हमने ये सोचा जो मुंबई के अंदर है वो हमारा नागरिक है, इस देश का नागरिक है। पहले बोल लीजिए, मैं चुप होता हूं। हलीम जी, सुधांशु जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपके लिए कई सवाल हैं मेरे पास जी। अच्छा हलीम जी, अभी यूपी में सुन नहीं पाए, क्या कहते? अरे भाई यूपी देखिए, 24 करोड़ जनता का, वहां कितने केसेस हैं? 10,000 केस हैं। आप अपने यहाँ देखिए। लेकिन मैं तुलनात्मक नहीं इसलिए जाना चाहता कि ये सब कुतर्क हो जाएंगे इस समय जरूरत सिर्फ ये है कि इस महामारी से लड़ने के लिए सब अपने राजनीतिक द्वेष को, अपने वैमनस्य को अलग करें और सोचे मिलजुल के हम कैसे समस्या का समाधान करें। देखिए समस्या गंभीर है। आप इतने उपेंद्र जी, आप इतने दिन से उसके स्वरूप को, उसके विराट खतरे को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम सब जान रहे हैं उस चीज को। इसीलिए मेरा कहना, क्या किस चीज की आलोचना करनी, सबको सब चीज पता है, छोड़ दीजिए। अलका जी के पास जा रहे हैं सुधांशु जी। सुधांशु जी अलका जी के पास जा रहे हैं, इसके बाद सीधे हम ब्रेक पे जाएंगे। अलका जी संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। जिसने सबसे ज्यादा राजनीति की, जिसने सारा समय, जो कीमती समय था लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 पे, जिसने सबसे ज्यादा राजनीति की, राजनीतिक प्रचार प्रसार पे अपना समय दिया। प्राथमिकता क्या थी देश के गृह मंत्री की? बंगाल और बिहार में जनसंपर्क करके अपना पूरे 75,000 LED लगाकर प्रचार करके फुर्सत मिली, तब उन्होंने प्राथमिकता उस मीटिंगों को नहीं दी। मीटिंग के तो वो फुर्सत में आ गए, तब मीटिंग में उन्होंने आज सर्वदलीय और कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी को बुलाकर दी। आज ये बचने का अच्छा तरीका है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। आप सवाल करेंगे क्योंकि ये सत्ता में है, इनकी जवाबदेही है, तो ये कह देंगे नहीं हम राजनीति नहीं करना चाहते। जवाब तो आपको देना ही होगा, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली को महाराष्ट्र की तरह एक सरकार नहीं, 2 सरकारें चला रही हैं और दोनों पूरी तरह से नाकाम हुई हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा नाकामी का ठीकरा केजरीवाल ने तो अलका जी से बात करेंगे। आज हर 3 में एक कोरोना वायरस पीड़ित मिल रहा है, दिल्ली में हर 3 में एक। अरे भाई आप अपना बताइए ना, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी है? आप सरकार चला रही है, वहाँ पे आपके मंत्री उसके सरकार के भाग है, आप कैसे कह सकते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली का जवाब मांग रहे हैं, दिल्ली के लोग आपसे महाराष्ट्र के बारे में जवाब नहीं मांगेंगे ना। अलका जी, सुधांशु जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा जारी रहेगी लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अलका जी, हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटेंगे और जिस तरीके से मुंबई और दिल्ली दोनों महानगरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर के लोग बेहतर इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। लेकिन कोरोना संकट ने इन 2 सुविधा संपन्न शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राजनीतिक राजधानी दिल्ली में हेल्थ सिस्टम किस तरह लाचार और मरीज मुसीबत में है। तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की ना तो जांच हो पा रही है और ना ही सही से इलाज हो पा रहा है। कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं।
हमें जो है ना एम्स से जो है ना उन्होंने लिखा था उनको ऑब्जेक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 3 दिन हो गए, ये जरा सी देर 2 मिनट के लिए ऑब्जेक्शन लगाया था कल रात को 24 घंटे के बाद, और उसके बाद अभी तक कोई दवा न दारू है। 3 दिन से जो है ना वहाँ पड़ी है। अगर टेस्ट हो भी जा रहा है तो रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों की तो ये भी शिकायत है कि लक्षण होने के बावजूद डॉक्टर्स उनका टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने टेस्ट कराया था। कौन सी तारीख को टेस्ट कराया था? 11 तारीख को। अच्छा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद पता करना। मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे से मुझे पूछा क्या नाम से आपको फीवर वगैरह है। मैंने बोला 3-4 दिन से फीवर वगैरह है, और उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक किया तो उन्होंने खाली मुझे ऐसे ही पूछा, और उसके बाद में बोला आपको कोई कोरोना नहीं है, आप जाओ। मैं प्राइवेट चेक करवाऊंगा, जब यहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो अपनी संतुष्टि के लिए मैं बाहर चेक करवाऊंगा। जब राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और LNJP जैसे नामी अस्पतालों में मरीजों की हालत ऐसी है तो दूसरे अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बदइंतजामी का आलम यह है कि अस्पताल से मृतक मरीज का सामान तक गायब हो रहा है। LNJP लेकर आए, अब यहाँ हमें ये थोड़ा पता था कि लेने के बाद सामान भी नहीं देंगे, और बॉडी तो दी ही नहीं। मेरी मदर को और मार दिया। अब कह रहे कि सामान तो उनके पास कोई था ही नहीं। इवन मेरी मदर के पास फोन, चार्जर, पावर बैंक, मंगलसूत्र, गोल्ड तक मेरी मदर ने प्रॉपर पहना हुआ था। मुंबई में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या अस्पतालों पर बोझ बनती जा रही है। कितने दिन स्ट्रगल करना पड़ा बैठ के? कम से कम 2 दिन तो हमको धक्के खाने पड़े थे यहाँ पर। तो 2 दिन के बाद हमको यहाँ पर बेड मिला है, और काफी जद्दोजहद करने के बाद ही मतलब यहाँ पर बेड का इंतजाम हुआ। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की ये व्यथा देशव्यापी है, लेकिन देश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी की ये तस्वीरें चौंकाती हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करते हैं। दिल्ली से प्रीति पांडे, रमेश कुमार और श्वेता गुप्ता के साथ मुंबई से वसीम हैदर की रिपोर्ट। तो दिल्ली और मुंबई में ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी ने देखी। जिस तरीके से ये दिल दहला देने वाले मंजर हैं, जिस तरीके से एक महिला कह रही है कि उनके मदर के मंगलसूत्र, मोबाइल, पावर बैंक, चार्जर और भी उनके जो यूज के सामान थे वो सामान गायब हैं, उन्हें डेड बॉडी भी नहीं मिली और सामान भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है, एक दिल दहला देने वाली और तस्वीर हमारे सामने है। कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद परिजनों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, आप भी सुनिए। एम्बुलेंस में 8 बॉडी लेके गए थे ये, और कह रहे थे कि यार आपकी बॉडी आप अपने आप ले लीजिए, अपने आप उठाइए और संस्कार कीजिए। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम आपको बॉडी उठा के दें या कुछ भी करें। आप बॉडी उठाइए, बॉडी की शिनाख्त कीजिए खुद, और खुद ही इनको आप हवाले करिए। पीपी किट खुद डाल के उठाया था हमने। तो जिस तरीके से ट्रेंड हेल्थ वर्कर भी अगर ऐसा बर्ताव करने लगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि डॉक्टर्स सब जगह ये सलाह दे रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिस तरीके से जिसको आम भाषा में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, अगर बॉडी को रैप करके या सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करके सौंपी जाए परिजनों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिपर वाला कहते हैं कवर, बॉडी कवर है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल्स में अगर इतनी भी बेसिक कटसी न रह जाए, इतनी भी बेसिक व्यवस्थाएं न रह जाएं, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी तो कोरोना से पहले से ही डरा हुआ है। ऐसे में जब उसके घर में मौत होती है तो घर वालों की मानसिक स्थिति का, उनके मन के शोक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इलाज देने वाले और मरहम लगाने वाले ऐसा बर्ताव करें तो फिर बहुत ही बुरा महसूस होता है। सीधे चलते हैं सुधांशु जी के पास, उसके बाद हम अलका जी के पास आएंगे। सुधांशु जी, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में इस तरह का बर्ताव हो रहा है बहुत ही अमानवीय है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम इस तरह के अमानवीय व्यवहार हॉस्पिटल के कर्मचारियों और हॉस्पिटल स्टाफ से तो अपेक्षित नहीं है? आए दिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। कहीं
कहीं बीमार को बांध के रख दिया, कहीं डेड बॉडी नहीं दी, कहीं डेड बॉडी दी तो ऐसे ले जाके जो है छोड़ दिया, कहीं डेड बॉडी वीडियो में दिख रही है कि ऐसे घसीटते हुए कोई उसको जो है एम्बुलेंस में डाल रहा है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं डेड बॉडी सड़ रही है। आपको नहीं लगता कि अभी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है तब ये हाल है? जब स्थिति सही में खराब हो जाएगी तब क्या होगा? उपेंद्र जी, ये अपवाद है और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर इन अपवादों को हम तूल देखें, सारी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर लगा देंगे तो ये जो कोरोना से लड़ रहे हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उनके प्रति लोगों में प्रतिक्रियाएं आएंगी और वो शायद इस समय ठीक ना हो। तो मैं इस विषय में थोड़ा सा चाहूंगा कि हम लोग रेस्ट्रेंट करें, क्योंकि अगर 2 जगह 5 जगह इस तरह की चीजें हुई हैं तो लाखों जगह और माफी लोगों ने मांगने की बजाय आप कह रहे हैं ये एक आधा अपवाद है। पहले बोलने मैं अपनी बात के साथ कैसा मैं सिर्फ क्योंकि ये अपनी बात मैं बोलूं उपेंद्र जी, अगर आप में गंभीरता है तो एक अलका जी हम आपके पास आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक सेकंड उपेंद्र जी खत्म कर लूं जी, एक मिनट बताएं। ये जो आपने कहा बीजेपी की सरकार, दिल्ली तो भाजपा की सरकार नहीं है, तो उसमें दोषारोपण किसको की कौन दे रहा है? और जहां तक, क्योंकि बार बार अलका जी बोलिए, मैं नहीं कहना चाहता तो मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है? और मैंने कहा महाराष्ट्र की जवाबदेही कैसे नहीं होगी इनकी सरकार में? वहां पे मंत्री इन्होंने बैठा रखे हैं, वहां की जो दुराचार हुआ है, जहाँ दुर्व्यवस्था हुई है, जहाँ हाहाकार हुआ है, उसमें इन्होंने राहुल गांधी जी पिंड छुड़ा लेते अपना कह के कि भाई सरकार का नेतृत्व हमारे पास नहीं है। मतलब इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई बयान कथन प्रधानमंत्री जी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अपनी जवाबदेही से वो बचते हैं। देखिए अभी ये मुझे शेर सुना रही थी, सुनिए अब ये शेर मैं किसी शेर सुना देता हूँ ना, सुनिए अभी ये शेर सुना रही थी, उल्टा क्यों फुटबॉल को डांटे, और बड़ा क्या शेर है आपके लिए, मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाए सवेरे सवेरे, मतलब मुझे आपसे कहना चाहिए कि उल्टा क्यों फुटबॉल को डांटे। आपने दुर्व्यवस्था बचा के पंजाब में तो सबसे बुरी हालत है, आप पंजाब की जिम्मेदारी किसकी? अलका जी सुधांशु जी कह रहे हैं कि पंजाब की हालत तो सबसे ज्यादा बुरी है। उसको क्या तू मैं करवानी? झूठ बोल रहे हैं। पंजाब और राजस्थान, छत्तीसगढ़ गारंटी से कह रहे हो, कांग्रेस शासित राज्य और उदाहरण बनकर पेश हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया आपसे टेस्ट नहीं होते तो 5000 टेस्ट राजस्थान सरकार बाहर के राज्यों के करने के लिए तैयार है। आज शर्म आनी चाहिए इन्हें। आज जवाब देने की बात आ रही है तो कहते राजनीति मत करिए, हर बात को आगे करेंगे। लेकिन आप जो है वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा शब्दों का चयन रखिए, जहाँ बात उसकी जवाब दे सकता है बैठे लोगों की बनती है, चाहे कोई भी हो। निवेदन है, जरा इनसे कहिए शब्दों की मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। अलका जी, सुधांशु जी का निवेदन है कि शब्दों की मर्यादा रखा जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा क्या शब्द मैंने इनसे कहा है? अगर आपने मौतें दिखाई है, आप ही की स्टोरी है उपेंद्र जी की मौत हो गई है, एम्बुलेंस में खुद अपना जो डेड बॉडीज को डालने को कहा जा रहा है, कहीं पर टेस्टों के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। ये आप ही की स्टोरी कह रहे हैं। अलका जी, सुधांशु जी, डॉक्टर साहब कुछ राजनीति से ऊपर उठ के बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, उपेंद्र जी मैं बताना चाहूंगा एक तो कि इक्का दुक्का घटनाओं को जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग। और हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, सस्पेक्ट को लोग छोड़ के चले जाते हैं और चले जाते हैं, हम लोग अपनी एम्बुलेंस से उनको कोविड अस्पताल में या सस्पेक्ट अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डेड बॉडी डेथ होने के बाद कई सारे अस्पताल में ऐसे हैं कि अटेंडेंट गायब हो गए हैं, वो आते नहीं हैं। हमारे जो शहर के सीएमओ साहब हैं उन्होंने कंधे पे रख के डेड बॉडी को क्रिमेशन कराया जाके, तो वो भी घटनाएं हैं। तो इन ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं दोनों तरफ से हो सकती हैं, तो इनको हमें तूल नहीं देना चाहिए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डेड बॉडी और कम इन्फेक्टिव होती है, इसलिए अस्पताल वालों को ये बात पता है अच्छे से कि वो सांस ले नहीं सकती, सांस बाहर नहीं निकाल सकती, अंदर मिल सकती, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस डेड बॉडी से बहुत कम है। अगर जैसे आपने बताया कि अगर उसको हम 1% हाइपोक्लोराइड से क्लीन कर देते हैं, उसके सारे छिद्र को बंद कर देते हैं, सारे कैनुला वगैरह जहां निकाल के वहां टेपिंग कर देते हैं और एक पॉलिथीन के बैग में पैक करके और पूरी फुल पीपी किट पहन के शिफ्ट करते हैं, तो उसमें कोई चांसेस नहीं इन्फेक्शन के। लेकिन बहुत सारे परिजनों को देखने को मिला है कि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, आते नहीं है। हम लोगों को क्रिमेशन कराना पड़ा है, हमारे सीएमओ साहब को जाके सेक्टर 93 में शमशान में जाके खुद ले जाके क्रिमेशन कराना पड़ा है।
तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए। शिवसेना प्रवक्ता हलीम खान जी हमारे साथ हैं। हलीम साहब, आपसे एक सवाल है कि वहां प्राइवेट डॉक्टरों को मना किया गया है कि आप रिकमेंड करेंगे मुंबई में या महाराष्ट्र में, और पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव नहीं आया तो आपका जो लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन आपका रद्द किया जा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा अमानवीय है। इस तरह की घटनाएं मुंबई और महाराष्ट्र में जो है सरकार की तरफ से डॉक्टरों को वार्निंग दी गई है, ये सब क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल सर, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल को जो कमान कसी गई देश के अंदर, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कसी गई। 80% बेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया के अंदर बिठा दिया गया, उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। ये कौन से मुख्यमंत्री ने किया? ये सिर्फ उद्धव साहब ठाकरे ने किया। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ, पूरे प्राइवेटाइजेशन के 80% बेड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने हाथ में लिया गया, सर्टन रेट रख दिया गया। तो किसने किया? सेकंड चीज, कोविड टेस्ट जो 4,500 था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जो 2200 रुपए प्राइवेट टेस्ट का किया गया। ये किसने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। तो ये सब बड़े बड़े जो डिसीजन उठाए गए, ये किसी को नहीं दिखते। तो उद्धव साहब काम कर रहे, जो हम काम कर रहे पर लोगों को दिख रहे, किसी को दिखे ना दिखे, राजनीति करे या ना करे, पर लोग समझ रहे हैं और लोग सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसे उद्धव साहब सबके लोगों के चरित्र नहीं बने जा रहे, जो तीनों सरकार को लेके चला रहे हैं, तीनों साथ में चल रहे हैं। पर ये चीज है ना, बीजेपी के देवेंद्र पंडित जी को नहीं हजम हो पा रही है, ये इंसान क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है। तो वो सब छोड़ के राजनीति करना चाहते, आपको कोरोना करना चाहते, आपको कोरोना से लड़ना, हमारे साथ आइए। नहीं, मेरा सवाल हलीम जी, आप टेस्टिंग की बात कर रहे थे, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि टेस्टिंग को तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों को वार्निंग दी गई है कि आप यूं ही किसी को कोरोना टेस्ट के लिए रिकमेंड मत करिए। अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार है। नहीं, आमादित नहीं है, एक्चुअली क्यों किया गया? आप यही तो आप हिस्से का दो पहलू देखते हैं। हिस्से का एक पहलू ये इसीलिए किया गया है क्योंकि कोविड के नाम से हर कोई पैसा बनाना चाहता था, हर हॉस्पिटल, मतलब लोगों ने इंसानियत भूल गई थी। ये सोच लिया धंधा बना के बैठ गया है। ये धंधा नहीं होता है। आज मैं डॉक्टर को सलाम करता हूँ, वॉरियरों की तरह काम करे, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, इतनी अच्छी अच्छी नर्सें। जिस वक्त कोई रिश्तेदार उनके लिए नहीं खड़ा है पर डॉक्टर और नर्स खड़ी है, मैं दिल से ये करता हूँ। वार्ड बॉय जो बेचारे डेड बॉडी को संभाल के करते, एक आध फोटो कुछ हो गया तो उसको तुम वायरल करते हो, पर ये नहीं देखते हो। हलीम जी, समय की सीमा है, अब हम प्रोग्राम के अपने आखिरी चरण में हैं। संजीव जी, आपसे एक सीधा सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी चल रही थी दिल्ली में, हालांकि आप लोगों ने लगाम कसने की कोशिश तो की, जाहिर सी बात है कि वो प्रयास इसी शो से निकला और आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे शो में। अब ऐसी स्थिति में जो हॉस्पिटल अभी भी कोरोना पेशेंट्स को लेकर के लाखों रुपए का बिल अभी भी मांग रहे हैं, कई, मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं 8 लाख का पैकेज है, कहीं किसी हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए से ऊपर का भी पैकेज है। सारे हॉस्पिटल्स को जो है सरकार ने वेलफेयर स्कीम के तहत ज़मीन दी है और ये उनके अनुबंध में एमओयू में लिखा हुआ है कि आप इतने बेड जो है सस्ते दरों पर रोज तैयार रखेंगे, मुहैया कराएंगे। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ग्राउंड पे इन सब चीज़ों का पालन नहीं करता। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भ्रष्टाचार को लेकर के फॉलो करते हैं, आप लोगों ने किया भी है, आप लोगों पर बहुत नज़रें भी रही हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर एक सोचा समझा प्रहार, ताकि आम आदमी के लिए भी ये चमचमाते हुए हॉस्पिटल अवेलेबल हो सकें और गरीब आदमी भी हिम्मत कर सके उनमें कदम रखने की, ऐसी व्यवस्था आप लोग भी नहीं दिला पाए दिल्ली वालों को। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ये आपके ही चैनल में संज्ञान में आया था, आप लोगों ने ही बताया था, तो उस हॉस्पिटल कार्रवाई भी करी थी। साथ में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोला था कि अगर इस तरह की बातें हुई, ये अभी प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले 4-5 दिन में जब शिकायतें बढ़ने लगी तो हमारे दिल्ली के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको बुला के बात किया, उनसे पूछा कि क्या रेट ले रहे हैं और क्या कारण है, क्यों इतना लेट आप लोग रेट ले रहे हैं। साथ साथ एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी भी बनाई गई है डॉक्टर्स की कि क्या प्राइस होना चाहिए, और उसके बाद उसके रिकमेंडेशन के बाद इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो अनाप रेट जो शिकायत सुनने को मिलती है वो ना मिले। साथ साथ हमने ये भी जो दिल्ली सरकार के
या सरकारी जमीन पर जिनको ये हॉस्पिटल बनाने की अनुमति दी गई थी, वहां पर हर जगह 40% बेड सुरक्षित रहे, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए, ये तमाम चीजें हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे इतना आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि कतई किसी भी कंडीशन में अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पूरी सरकार की पैनी नजर है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अगर कोई इस तरह काम कर रहे हैं। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने सभी मेहमानों का यहाँ धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात जरूर जाते जाते कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अच्छी व्यवस्था रखने वाले देश भी इस बात पर सोचने को मजबूर हो गए कि उन्हें और ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सक्षम बनाने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान जैसे देश के लिए तो ये अलार्मिंग बेल है कि जिस तरीके से आज दवा के अभाव में, बेड के अभाव में और सही मेडिकेशन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान आगे आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि हेल्थ बजट को लेकर के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तकनीक इस्तेमाल होने वाली है उसको लेकर के ज़रूर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोशिश करेगा। और हस्तक्षेप का यही मकसद भी है कि एक जो है कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व, यानी कि एक सकारात्मक पहल के जरिए सकारात्मक चीज़ें बने और दिखें। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन मैराथन बैठकें करने वाले हैं, जिनमें देश भर में महामारी से लड़ाई की नई रणनीति पर मंथन होगा। पीएम 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चर्चा होगी। प्रधानमंत्री 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और 17 जून को बाकी बचे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले 2 महीनों की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत सभी राज्यों से इनपुट और सुझाव के लिए उनसे बातचीत की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही 2 तरह की रणनीति के आधार पर प्लान बना रही है। एक तो पूरे देश के लिए कॉमन गाइडलाइन है, तो दूसरी ओर राज्यों को अपने हिसाब से जीवन पटरी पर लाने की छूट भी दी गई है। केंद्र सरकार खास तौर से उन राज्यों और शहरों को लेकर पैनी नज़र बनाए हुए है जहां कोरोना महामारी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। इनमें दिल्ली और मुंबई प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कॉमन गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने पर भी जोर है, ताकि आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों के कारण संक्रमण की रफ्तार पर कंट्रोल किया जा सके। इनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग शामिल हैं। इसके अलावा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री हर स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं और बीते शनिवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की और ताज़ा हालात का जायजा लिया। इस बैठक में आईसीएमआर के वरिष्ठ अफसर भी शामिल रहे। इसके बाद रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। आज फिर गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने हिस्सा भी लिया। सारे फीडबैक के बाद अब प्रधानमंत्री अगले 2 दिन सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति को अंजाम देंगे। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री एक सकारात्मक पहल करने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और एक बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए कि जिस तरीके से वो सबकी बात सुन कर के, सबका सुझाव और सबका जो है इनपुट लेने के बाद कोई एक बड़ी घोषणा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के धारणाओं में और उनके द्वारा की गई घोषणाओं में कहीं ना कहीं काफ़ी बल होता है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सहारा प्रणाम।
चुनौतियां जब जब भी आईं, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली।